तो जैसा कि स्टूडेंट आप लोग देख पा रहे हैं कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड एग्ज़ाम ओरिएंटेड लिया गया है। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आज की इस क्लास को आप लोग एंड तक देखिएगा क्योंकि सारे प्रश्न आप सभी के लिए एग्ज़ाम ओरिएंटेड लिया गया है। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते आप सभी के पहले प्रश्न के साथ। और ध्यान दीजिएगा कि आप सभी का पहला प्रश्न आप सभी से क्या पूछा जा रहा है। पहला प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि कारागम धार्मिक लोक नृत्य संबंधित है। तो कारागम धार्मिक लोक नृत्य की बात करते कि किससे संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में केरल से, बी में तमिलनाडु से, सी में आंध्र प्रदेश से और डी में है कर्नाटक से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि तमिलनाडु से संबंधित हो जाता है। ऑप्शन नंबर 20 टेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आप सभी का पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव का घर कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव का घर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में एशिया, बी में यूरोप, सी में अफ्रीका और डी में ऑस्ट्रेलिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि एशिया महाद्वीप को मानव का घर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न जो आप सभी से पूछा जा रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, करें कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, उत्तर प्रागैतिहासिक काल या आदि ऐतिहासिक काल। तो थर्ड का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि आदि ऐतिहासिक काल में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी का पूछा जा रहा है यहाँ पर कि वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था। वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था वो कौन था। बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या अन्य कोई था। तो फोर्थ का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य एक ऐसा शासक था जो कि अपने सच्चे जैन मुनि की तरह उपासना के में अपने शरीर को त्याग दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 5 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। एंड स्टूडेंट अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए 5 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है आप सभी से कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया था। तो फिफ्थ का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 6 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। तो 6 नंबर क्वेश्चन आप सभी का कह रहा है कि ध्यान दीजिएगा कि 6 नंबर क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछा जा रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी। तो अंग्रेजों के बारे में बात करते हैं कि अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1858 में।
अगर स्टूडेंट आप सभी को किसी भी क्वेश्चन का अगर आंसर पता होता है तो आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न पूछा जा रहा है 7 नंबर, ध्यान दीजिएगा। तो 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जलियांवाला बाग दुर्घटना किस सन में हुई है। तो जलियांवाला बाग दुर्घटना की बात करते कि किस सन में हुआ था। तो फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिएगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1919 ईस्वी में, ठीक है ना। 13 अप्रैल 1919 आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 8 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर पूछा जा रहा है 8 नंबर प्रश्न की प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन कौन था। अलगाववादी आंदोलन, स्वदेशी या बहिष्कार आंदोलन, या होम रूल, या इनमें से कोई नहीं। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि होम रूल। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का 9 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है। तो 9 नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है कि भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन था। सिंध, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, या पंजाब। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता था जो कि सिंधु नदी के तट पर मिला था। तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगर हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं, चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आप सभी का 10 नंबर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा फसल है जिसका ज्ञान जो वैदिक काल के जो लोग थे उनको इनका ज्ञान नहीं था कि यार कुछ ऐसे ही फसल होते हैं। तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तंबाकू। तंबाकू एक ऐसा फसल था जिसका ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था कि तंबाकू का फसल भी होता है, जिसमें कि चावल की खेती और गेहूं की बात की जाए तो उस समय था, लेकिन तंबाकू नहीं था। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। 11 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समुद्रगुप्त को कविराज के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। 12 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था। चेर का, या कदम्ब का, या चोल का, या इनमें से कोई नहीं। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चेर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। और आज की इस क्लास के अंदर आप सभी के टोटली 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिया गया, जो कि आप सभी के आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला। चलिए 13 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो गुप्त वंश की संस्थापक की बात करते हैं स्टूडेंट कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का श्रीगुप्त। ऑप्शन नंबर ई आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ। तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सैयद वंश। सैयद वंश का राज क्या हुआ, स्थापित हुआ। तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, तो 15 नंबर प्रश्न कर रहा है कि अभिनव भारत नामक अंग्रेजी विरोधी संगठन की स्थापना की थी, किसके द्वारा किया गया था? तो 15 का जगह यानी कि वी.डी. सावरकर के द्वारा किया गया था। वी.डी. सावरकर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए स्टेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, अगला प्रश्न कर रहा है कि किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि सरोजिनी नायडू को कहा गया था। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएंगी सरोजिनी नायडू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। 17 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, कह रहा है कि सूरत के फुट के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई? तो सूरत के फुट की बात करें तो कांग्रेस किसके हाथ में आ गई थी? तो 17 का जगह भी यानी कि नरम दल वाले के पास आ गई थी। ठीक है, नरम दल के वाले के पास आ गई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का क्या पूछा जा रहा है, अगला क्वेश्चन है कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है? तो 18 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि अरविंद घोष। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा अरविंद घोष। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। एंड अगला क्वेश्चन है आप सभी का कि गद्दार पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो गद्दार पार्टी की स्थापना की बात करते हैं स्टूडेंट की गद्दार पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1913 ईस्वी में गद्दार पार्टी की स्थापना किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी का 20 नंबर की किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नवाब सलीमुल्लाह खान ने किया था। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, 21 नंबर करे कि किस भारतीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? 21 का हो जाएगा ए यानी कि स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर कि निम्नलिखित में से किसने भारत के अशांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं? निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? 22 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर सी स्टेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक इज राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। 23 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, तो 23 नंबर प्रश्न कर रहा है कि लाल बाल पाल त्रिगुण का कौन व्यक्ति भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? तो 23 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। 24 नंबर प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? तो 24 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि लोथल। लोथल हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। 25 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है कि जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ, किस मुगल शासक ने कहा था? जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ, किस मुगल शासक ने कहा था? तो 25 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि जहांगीर ने कहा था। जहांगीर ने कहा था ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। 25 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासन काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि जहांगीर। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का। 27 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, 27 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक का काल
संगमरमर का काल कहा जाता है? 27 का हो जाएगा आप सभी का सी यानी कि शाहजहां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का 28 नंबर क्वेश्चन है कि राजपूताना के निम्न राज्यों में किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? 28 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि मेवाड़ हो जाएगा। मेवाड़ ने इसको स्वीकार नहीं किया था। अगला क्वेश्चन आपसे 29 नंबर की दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली के लाल किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? 29 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी का कि मुगल सम्राट अकबर के समय प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो ये आप सभी की आज के क्वेश्चन का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप सभी के लिए करने के लिए छोड़ा जा रहा है। एंड स्टूडेंट जस्ट इसके बाद आप सभी को दूसरा प्रैक्टिस सेट आएगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ और प्रीवियस क्वेश्चन के साथ। आप सभी को सारे क्वेश्चन को हल। सभी का पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? तो जैसा क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया है। चलिए पहले प्रश्न के साथ बात करते। पहला प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि लाई हरिबा लोक नृत्य शैली किस राज्य में प्रचलित है? लाई हरिबा लोक नृत्य शैली किस राज्य में प्रचलित है? ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा असम, बी में मणिपुर, सी में मिजोरम और डी में नागालैंड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि मणिपुर इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मणिपुर की बात करें, मणिपुर के जो राजधानी हो जाएगी आपसी की इम्फाल हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है? विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए में है टीटीकामा झील, बी में सिटी सिक्रू, सी में रुडोल्फ और डी में एडवर्ड। देखिए आप लोगों से ज्योग्राफी के अच्छे खासे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते, ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि टीटीकाका झील आप सभी के सबसे ऊंचाई पर स्थित हो जाएगा। अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में यहाँ पर बताना है कि आप लोगों के जो है कि मीठे पानी का झील कौन सा है, सबसे गहरा झील कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा झील कौन सा है और विश्व का सबसे छोटा झील कौन सा है। ये चारों प्रश्न के आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न है थर्ड नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, एशिया और अटलांटिका। तो थर्ड का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का उत्तरी अमेरिका, जो कि नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। अगर सबसे बड़े महाद्वीपों की बात करें तो आपसे कि एशिया महाद्वीप हो जाएगा। सबसे छोटे की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि स्टूडेंट अगर अभी तक आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे, ठीक है ना। क्योंकि ये क्लास आप सभी के लिए डेली बेहतर से बेहतरीन करने का प्रयास करता है और सिलेक्शन की ओर ले जाने का कोशिश करता है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 4 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? तो 4 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? सैंधव सभ्यता के ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का कालीबंगा ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं। आप सभी का 5 नंबर प्रश्न क्या है? कह रहा है कि अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्रकृति का प्रयोग किया है?
अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्रकृति का प्रयोग किया है? तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि अर्ध मागधी। अर्ध मागधी ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 6 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी ने वर्ष में अहमदाबाद में सूती मिल श्रमिकों को साथ लेकर एक सत्याग्रह का आयोजन किया था, कितने में किया था? 1918, 1915, 1929 या 1921? तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 1918 में। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न क्या है? 7 नंबर क्या पूछा जा रहा है? कह रहे कि निम्नलिखित में से किस महासागर में टोरेस जल डमरू मध्य स्थित है? किस महासागर में टोरेस जल डमरू मध्य स्थित है? तो 7 का हो जाएगा आप सभी का ए यानी कि प्रशांत महासागर हो जाएगा। प्रशांत महासागर ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, प्रशांत महासागर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 8 नंबर प्रश्न है कि वार्षिक सूरज कुंड शिल्प मेले की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा राज्य करता है? वार्षिक सूरज कुंड शिल्प मेले की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा राज्य करता है? तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि हरियाणा हो जाएगा। हरियाणा ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप सभी को ये क्लास कैसा लगता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 9 नंबर प्रश्न है। यहाँ पर कुछ स्टूडेंटों को डाउट था कि सर आखिर हम लोग एसएससी एमटीएस के लिए कौन से बुक परचेस कर सकते हैं, जीएसओ या जीके या जीएस के लिए। तो मैं आप सभी को उस पर थोड़ा सा बात करना चाहूँगा कि आप लोग अगर एसएससी एमटीएस की तैयारी करें, उस वर्दी को पाना भी चाहते हैं, तो आप सभी के लिए बेस्ट बुक कौन सा होने वाला मैं आप सभी को बताऊँगा अभी, ठीक है। थोड़ा सा वेट करिएगा, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा बात करने वाला हूँ। अगला प्रश्न है कि एन.आर. एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया नामक पुस्तक की लेखक या लेखिका कौन है? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का अरुण जेटली। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 10 नंबर प्रश्न है कि टेबल टेनिस की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? टेबल टेनिस की उत्पत्ति कहाँ पर हुई थी? इंग्लैंड, बी में जापान, सी में भारत और डी में है चीन। तो टेबल टेनिस की बात करें तो आप सभी के 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा, तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का टेबल टेनिस की अगर उत्पत्ति की बात करें यार, तो टेबल टेनिस के लिए तो आप सभी के टेबल टेनिस ये तो यार यहाँ पर चीन होना चाहिए। 10 का आंसर में चीन होना चाहिए, यहाँ पर इंग्लैंड दिया हुआ है। थोड़ा सा इस क्वेश्चन पर हम बात करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर टेबल टेनिस की जो उत्पत्ति हुई थी यहाँ पर दिया इंग्लैंड, लेकिन जो प्रिय खेल है वो तो चीन का है, चीन के लोग टेबल टेनिस खेलते हैं, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगर आप सभी को कन्फर्म हो तो आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि ताजमहल आगरा शहर में किस नदी के तट पर स्थित है? ताजमहल आगरा शहर में किस नदी के तट पर स्थित है? 11 का हो जाएगा आप सभी का डी यानी कि यमुना नदी के तट पर हो जाएगा, यमुना नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 12 नंबर प्रश्न है कि किसी देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को क्या कहा जाता है? किसी देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को क्या कहा जाता है? तो 12 का हो जाएगा आप सभी का जीडीपी। ऑप्शन नंबर ए जीडीपी कहा जाता है, जीडीपी।
चलिए अगले प्रश्न को बात कर लेते हैं आप सभी का। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है 13 नंबर प्रश्न कर रहा है कि सिंधु नदी सभ्यता सिंधु नदी के अनुसार भारत सिंधु नदी प्रमाणित का कितना पानी इस्तेमाल कर सकता है। तो 13 का जगह आप सभी का बी यानी कि 20% हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है। तो 14 का जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि बुरा कथा ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 15 नंबर प्रश्न है कि राइबोफ्लोविन का दूसरा नाम क्या है। राइबोफ्लोविन का दूसरा नाम क्या है। 15 का जगह ए यानी कि विटामिन B2 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का कि भारत में साइमन कमीशन के आगमन से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी है। तो 16 का जगह आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि काकोरी षड्यंत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किसने इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक लिखी है जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय संबंध में उनकी आप बीती है। तो 17 का जगह डी यानी कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हो जाएंगे, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था कौन था। तो महमूद गजनी हो जाएगा। वो अपना बाबर भी जो था ना, बाबर भी भारत पर 5 बार आक्रमण किया था, ठीक है ना। ठीक है देखिए अगला प्रश्न आप सभी का 19 नंबर कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक की बात करते हैं तो बी हो जाएगा सर सैयद अहमद हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 20 नंबर की भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है। तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि हड़प्पा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा सभ्यता। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 21 नंबर की किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो 21 का जगह ए यानी कि ऋग्वेद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है। तो 22 का जगह आप सभी का सी यानी कि समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर बी सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 23 नंबर कि गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था। तो 23 का जगह आप सभी का बी यानी कि कला एवं स्थापत्य। अगला प्रश्न 24 नंबर की गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो गुप्त वंश के संस्थापक की बात करते हैं तो ये हो जाएंगे आप सभी के श्रीगुप्त। चलिए अगला प्रश्न की ओर बात करते हैं प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाएं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। 25 का जगह ए यानी कि खरोष्ठी ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं आप सभी का 26 नंबर प्रश्न है कि गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका। 26 का हो जाएगा आप सभी का स्कंदगुप्त ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कि वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता करने किसने की। तो 27 का हो जाएगा सी यानी कि जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं 28 नंबर की अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी थी। तो 28 का जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि टोडरमल। चलिए अगला प्रश्न है 29 नंबर की किसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया। 29 का जाएगा आप सभी का सी यानी कि शाहजहां ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट, आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। एंड देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दे पाते हैं। तो आज की इस क्लास को स्टूडेंट यहीं तक एंड करते हैं। आप सभी को क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज की क्लास आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास।